नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूँ साकेत मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पाठ 7 अध्याय 7। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 7 के लिए कक्षा 6 की ये पुस्तक है जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो आज इस अध्याय में हम जानेंगे पौधों के बारे में। ठीक है, हमारे अध्याय का क्या नाम है? पौधों को जानिए। ठीक है, तो हम पौधों को जानेंगे कि पौधे कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। ये तो खैर हम अगले पाठों में जानेंगे। इस पाठ में हम बस पौधों को जानेंगे कि पौधों के भागों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि पौधों का रंग कैसा होता है, पौधों के प्रकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं हम आज का पाठ। आपको क्या करना है? बाहर निकल के आपको चारों ओर पौधों को देखना है, उनका प्रेक्षण करना है कि वो किस प्रकार के हैं। आपको कुछ पौधे छोटे मिलेंगे, कुछ पौधे बहुत ही विशालकाय मिलेंगे, जबकि कुछ पौधे आपको धरती पर धब्बे की तरह दिखाई देंगे। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होंगी, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होंगी। कुछ के फूल बड़े होंगे और लाल होंगे, जबकि कुछ के फूल कैसे होंगे? नीले होंगे। कुछ के पौधों में पुष्प ही नहीं होते। ठीक है मित्रों, कुछ पौधों में क्या नहीं होते? पुष्प ही नहीं होते। अपने आसपास, घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। ठीक है मित्रों, आपने अपने आसपास विद्यालय में, बाग बगीचों में हरे पौधे देखे होंगे। आइए इन पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जाने। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भी भरिए। ठीक है मित्रों, तो ये चित्र बना हुआ है, ये पौधे का ये चित्र है। ठीक है मित्रों, 7.1 पौधे के आपको इसमें अलग अलग भाग बताना है। तो देखिए, मैं आपको इसमें अलग अलग इसके भाग बताता हूँ। ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है, ये इसकी पत्तियां हैं। ठीक है मित्रों, और ये ऊपर फूल है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको नीचे करके बताता हूँ, ये इसका फूल है। ठीक है मित्रों, तो इस पौधे में सिर्फ इतनी ही चीजें हैं। ठीक है, इसमें फल भी होता है। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। चित्र 7.2। ठीक है, तो आपको प्रकृति की सैर करना है, मतलब आपके आसपास कहीं बगीचा हो या कोई अच्छा जंगल हो, जंगल जिसमें ज़्यादा जानवर वगैरह ना रहते हो। किसी घने जंगल में ना जाइए, आपको कहीं ना कहीं ऐसा बाग बगीचा आपके आसपास मिल ही जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये देखिए, इस प्रकार से आपको बगीचे में जाना है और वहाँ पे अलग अलग पौधों का प्रेक्षण करना है। आप पाएंगे कुछ पौधे इस वृक्ष के समान बड़े होते हैं और कुछ पौधे ऐसे थोड़ी पतले तने वाले होते हैं। कुछ इस घास के समान मिलेंगे आपको पौधे। ठीक है मित्रों, कुछ पौधे आपको ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको ये सारी चीजें उस बगीचे में जाके देखना है। अब 7.1 इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? शाक, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में हम इधर पे बात करने वाले हैं। तो क्रियाकलाप 1 क्या कहता है? क्रियाकलाप 1, उन पौधों के तनों एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, आपको सभी चीजों को देखना है और आपको देखना है सबसे पहले उनकी तने और शाखाओं को। तो जो आप जब वहां जाएंगे तो आपको कुछ पौधे ऐसे मिलेंगे जो आपसे कम लंबे होंगे। ठीक है, और कुछ पौधे आपको ऐसे मिलेंगे जो जिनकी लंबाई आपके बराबर ही होगी लगभग। ठीक है, और कुछ पौधे आपसे अधिक लंबे होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? उन तनों को स्पर्श कीजिए। आपको उनके तने स्पर्श करके देखना है, यह जानने के लिए कि वह कितना कोमल है। ठीक है, आपको उनके तने स्पर्श करके यह देखना है कि वो तना कितना कोमल है अथवा कितना कठोर है। इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए, ध्यान रहे कि वह टूटे ना। ठीक है, तो वो टूटना नहीं चाहिए, इस प्रकार से आपको मोड़ना है।
लंबे पौधों के तनों की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। जो लंबे पौधे होते हैं, जो आपसे लंबे हैं, उन पौधों के तनी हैं, उनको मापने का प्रयास कीजिए। उनकी मोटाई है उसे मापिए। आप उसे टेप से माप सकते हैं और देख सकते हैं उस वह कितना मोटा है। ठीक है, ठीक है मित्रों। तो आपको इसमें सारणी 7.1 है। इसमें आपको पौधों के संवर्ग के बारे में जानने को मिलेगा मित्रों। ठीक है, ये है सारणी 7.1। तो आइए आगे पढ़ते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। ठीक है, आप जब जाएंगे बगीचे में तो आप पाएंगे कि कुछ पेड़ होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनमें उनकी शाखाएं होती हैं वो तने की कुछ आधार से कुछ ऊंचाई के बाद निकलना शुरू होती हैं, और कुछ पौधों में आपको तने के आधार से ही शाखाएं निकलती हुई दिखाई प्रतीत होंगी। ठीक है मित्रों, दिखाई देंगी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से जब आप बगीचे में जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस प्रेक्षण को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आपने जितने भी पौधों को देखा उन्हें सारणी 7.1 में पौधे वाले कॉलम में आपको लिखना है, उनके नाम, पौधों के नाम लिखना है। उसके बाद आपको दिया होगा, उसके बाद क्या होगा, आप और अधिक पौधों को सारणी 1, 2, 3 कॉलमों में भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरेंगे। ठीक है मित्रों, तो आप जब इतना काम कर लेंगे तो उसके बाद हम कॉलम 4 है उसमें आपको पौधों का संवर्ग भरना है। ठीक है मित्रों, तो ये कब भरेंगे, जब हम इसकी पूरी सारणी को इसको पूरा कर लेंगे और लास्ट में सबसे आखिरी में कॉलम 4 को भरेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए पहले हम सारणी देखते हैं, फिर इसके आगे का अंश हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारी सारणी है, तो इसमें ये 4 कॉलम दिए गए हैं। ठीक है मित्रों, सबसे पहले पौधे का नाम है, उसके बाद 4 कॉलम है। कॉलम 1 जिसमें ऊंचाई है, कॉलम 2 में आपको तना के बारे में बताना है कि जो पौधा आपने देखा उसका तना हरा था या कोमल था या मोटा था या फिर कठोर था, या फिर ये दोनों ही चीजें थी या फिर ये दोनों चीजें थी। ठीक है, और कॉलम 3 में आपको यहाँ लिखना है शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, मतलब शाखाएं क्या तने के आधार के बिल्कुल पास से निकलती हैं या तने के थोड़ी ऊपर से निकलती हैं। तो आपको ये इन दोनों में आपको भरना है और ये हाँ में आपको जवाब देना है। यदि उसका तना हरा है तो आप हाँ लिख देंगे, अगर कोमल है तो हाँ लिख देंगे, अगर तना हरा और कोमल नहीं है तो उसको इस तरह से खाली छोड़ देंगे, उसमें आपको नहीं लिखना, उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये खाली ऐसा इस प्रकार से छूटा रहेगा। ठीक है, अगर वो मोटा हो तो वहां पे हाँ लिख दीजिए, अगर वो कठोर हो तो वहां पे हाँ लिख दीजिए। ठीक है मित्रों, अब अगर वो तना है, तने के आधार से उसकी शाखाएं निकल रही हैं तो उस कॉलम में ऐसे हाँ जाएगा। अगर वो तने के कुछ ऊपरी भाग से शाखाएं निकल रही हो तो वहां पे हाँ जाएगा। ठीक है मित्रों, फिर जब इन सारे संवर्गों को, ये तीनों कॉलम 1, ये कॉलम 2 और कॉलम 3, इनको भर लेंगे, उसके बाद हमें आगे का अनुच्छेद पढ़ के यहाँ पे शाख, वृक्ष और झाड़ियां लिखनी है। वैसे इस सारणी से ही आप समझ जाएंगे जो यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, तो आइए पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम वापस से सारणी पे आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक है मित्रों, क्या हो जाएगा, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो नीचे चित्र 7.3 दिया गया है, इसमें शाख, झाड़ी और वृक्ष के बारे में बताया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, शाख कहलाते हैं। ठीक है, जिनका तना कैसा हो, हरा एवं कोमल हो, उसे हम शाख कहेंगे।
ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। ठीक है, इनमें क्या नहीं होती, बहुत सारी शाखाएं नहीं होती, इसमें एक ही शाखा होती है और उसी पे पत्ते आ जाते हैं, उसी पे फल आ जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं ये 7.3 का ए, चित्र नंबर ए। तो आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा चित्र नंबर ए। तो कुछ इस तरह के शाख होती है। शाख का पौधा कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, कुछ पौधों को शाखा, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। ठीक है मित्रों, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसे हम क्या कहेंगे, झाड़ी कहेंगे। चित्र कौन सा देखना है हमें, चित्र 7.3 बी देखना है। ठीक है मित्रों, तो ये है हमारा चित्र 7.3 बी। तो आप जब झाड़ी को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको झाड़ी दिखेगी। ठीक है मित्रों, कुछ इस प्रकार से आपको झाड़ी प्रतीत होगी। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। ठीक है, कुछ पौधे क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। ठीक है, इनके तने क्या होते हैं, सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इन वृक्षों में आपने देखा होगा जो वृक्ष की शाखाएं होती हैं वो कुछ ऊपर से निकलती हैं, तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। आइए इसका चित्र देखते हैं 7.3 सी। ठीक है, तो आइए ये है इसका चित्र, वृक्ष का चित्र। ये कुछ इस प्रकार का वृक्ष आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये सी नंबर का चित्र ये है। आपने वृक्ष देखा ही होगा तो आप समझ जाएंगे कि वृक्ष क्या है। ठीक है, ये बस इसमें हमने शाख पौधों को अलग अलग वर्गीकृत कर लिया। ठीक है मित्रों, आप सभी तो जानते ही हैं इन सब के बारे में, लेकिन आप इनका वर्गीकरण नहीं जानते होंगे। सभी आप अधिकतर मैंने देखा है लोग सभी को पेड़ ही बोल देते हैं कि ठीक है मित्रों, जैसे कोई कोई को सुना है टमाटर के पौधे को भी वो पेड़ बोल देता है, जबकि वो उस पौधे का प्रकार क्या है, शाख है। ठीक है मित्रों, तो सामान्य बोलचाल में एक ही शब्द हर चीज के लिए प्रयुक्त कर दिया जाता है। तो इसलिए हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हम हर चीज का अलग अलग मतलब होता है और हर चीज को अलग नाम से पुकारा जाता है और उनकी अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे अभी अभी हमने देखा शाख और झाड़ी और वृक्ष में अलग अलग अंतर हैं। ठीक है मित्रों, और उनके अलग अलग गुण हैं। उपर्युक्त अभिलक्षण के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 के कॉलम 4 में भर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो हाँ, उपर्युक्त अभिलक्षण के आधार पर हमें इसे सारणी 7.1 में भर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। ठीक है, कमजोर तने वाले जो पौधे होते हैं ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, विसर्पी लता कहेंगे, जिनके तने क्या हों, बहुत ही ज्यादा कमजोर हों। ठीक है, तो इन्हें विसर्पी लता के वर्ग में डाला जाएगा। देखिए 7.4, तो ये है हमारा चित्र 7.4, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कद्दू की फसल है और ये इसका तने बहुत ही कमजोर है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे विसर्पी लता कहेंगे। ठीक है, ये किसी के सहारा लेके ऊपर भी नहीं चढ़ते, इसलिए इसे विसर्पी लता कहा जाएगा। और आप बाजू में देख रहे होंगे ये मनी प्लांट है, ये एक किसी चीज का, डंडे का या किसी दूसरे पौधे का सहारा लेके ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आरोही लता कहा जाता है और इसे विसर्पी लता कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी चीज, किसी दूसरी चीज का सहारा लेके ऊपर नहीं चढ़ता, इसलिए इसे विसर्पी लता कहते हैं। और यह ऊपर किसी चीज का सहारा लेके, इस प्रकार के पौधे किसी चीज का सहारा लेके ऊपर चढ़ सकते हैं, इसलिए इसे आरोही
लता कह दिया जाता है। ठीक है मित्रों, आइए आरोही लता के बारे में और कुछ भी जानते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जबकि कुछ पौधे सहायता से, ठीक है, जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं तो ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। ठीक है, संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। आपने अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। ठीक है मित्रों, तो आपके घर के आसपास वृक्ष, झाड़ी और विसर्पी लता के आप दो उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ वृक्षों के नाम बता सकता हूँ। वृक्ष हो जाएगा आम का वृक्ष और बिही का वृक्ष। ठीक है, और भी हो सकते हैं, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। ठीक है मित्रों, झाड़ी में हम लिख सकते हैं, जैसे नींबू हो गया, करौंदा हो गया। ठीक है मित्रों, करौंदा भी क्या होती है? झाड़ी होती है। जैसे आप जासौन का पेड़ देखेंगे तो जासौन के फूल का पेड़ तो वो भी झाड़ी नुमा वृक्ष पौधा होता है। ठीक है, देखिए मैंने फिर से जासौन एक झाड़ी जैसी है, उसे मैंने क्या बोल दिया? पेड़ बोल दिया। ठीक है मित्रों, तो सामान्यतः ऐसे ही बोल दिया जाता है, तो कृपया सावधानी से बोले। मैं भी अब सावधानी से बोलने का प्रयास करूंगा। अब विसर्पी लता में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कद्दू का, अभी नीचे हमने क्या देखा था? कद्दू का पौधा देखा था। ठीक है, तो वो कैसा था? विसर्पी लता था, कद्दू का पौधा हो गया। इसी प्रकार से अगर हम चीमरी देखें तो चीमरी भी क्या होती है? उसकी भी विसर्पी लता होती है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ पौधों के नाम थे। और क्षमा कीजिए, अमरूद नहीं, क्या कहते हैं उसे? तरबूज। ठीक है मित्रों, तरबूज भी क्या होता है? विसर्पी लता के समान तरबूज का पौधा होता है। अब आइए, यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए थे, उन्हें हम पढ़ लेते हैं और एक बार सारणी 7.1 को पुनः पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। ठीक है, पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सैम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। ठीक है मित्रों, तो आप मनी प्लांट होता है, उसका आप देखेंगे तो उसका तना कैसा होता है? बहुत ही कोमल होता है, और वो ऊपर मतलब कि वो बहुत ही बहुत कुछ ज़्यादा ही कोमल होता है। ठीक है, वो साग वाले तने से भी ज़्यादा उसका तना कोमल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम का भी और लौकी का भी। ठीक है, अंगूर का तना थोड़ी मजबूत होता है। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये साग, झाड़ी और पेड़ किस प्रकार भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है आप समझ गए होंगे। तने से भिन्न है, मुख्य रूप से क्या है? इनका तना बहुत ही कमजोर है और झाड़ी और पेड़ का तना मजबूत है। ठीक है मित्रों, आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है मित्रों, तो उन्हें चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनका तना बहुत ही कमजोर होता है। अब आइए, एक बॉक्स यहाँ पे भी दिया हुआ था, सुझाव है। ये क्या सुझाव है? जब आप क्रियाकलाप करने जाएंगे तो उसके लिए ये सुझाव दिया गया है। पौधे को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 पौधों हैं, जो पौधे हैं हमारे, उनको कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आपको वहां इकट्ठे नहीं जाना है। ठीक है, आपको 4-5 विद्यार्थियों के समूह बना के जाना है। ये नहीं कि 10-20 विद्यार्थी एक साथ पहुंच गए, इससे ऐसे में क्या होगा? पौधों को ज्यादा क्षति पहुंचेगी। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए आप खरपतवार का प्रयोग करें। ठीक है, कोई अच्छा पौधा ना उखाड़ के खरपतवार को उखाड़ सकते हैं, जो सामान्यतः किसी के भी उपयोग में नहीं आता। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? मैंने आपको अभी बातों में बता दिया कि खरपतवार क्या होती है, जो किसी के उपयोग की नहीं होती। ठीक है मित्रों, जो अब इसे अगर हमें अच्छे से बताना है तो कैसे बताएंगे? खेतों में, बगीचों में, गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है मित्रों, और जब ये किसान के खेतों में उग जाते हैं तो किसान इन्हें उखाड़ के फेंक देता है। ठीक है मित्रों, ये अपने ही आप उगाते हैं, चाहे वो बगीचा हो, गमला हो,
या फिर खेत हो। ठीक है, आइए अब हम अपनी सारणी पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पौधे का नाम लिखा है टमाटर। ठीक है, तो ये टमाटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई आपकी लंबाई से कम होगी। ठीक है, ये टमाटर का पौधा कैसा होगा, आपकी लंबाई से छोटा होगा। ठीक है, अब इसका तना कैसा होगा, इसका तना हरा भी है और कोमल भी है। ठीक है, तो इसे हम इसकी क्या विशेषताएं आ रही हैं, इसकी विशेषताएं इस प्रकार की हैं कि हम इसे साक में डालेंगे। किस में डालेंगे इसे हम, साक। इस पौधे का संवर्ग क्या होगा, साक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप और पौधे भी ले सकते हैं जो साग की श्रेणी में आएंगे। तो मैं आपको कुछ पौधों के नाम बताता हूँ, जैसे कि भिंडी हो गई। ठीक है, भिंडी का पौधा हो गया, भट्टे का पौधा हो गया, और मैं आपको बताऊं भट्टे का पौधा हो गया। इसके अलावा पालक हो गई। ठीक है, मेथी हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं, साग के संवर्ग में आएंगे। आप और नाम जानते हैं तो अपने हिसाब से लिस्ट में लिख सकते हैं, और लेकिन वो किस वर्ग संवर्ग में आएंगे, वो साग के संवर्ग में आएंगे। मतलब उनका प्रकार क्या होगा, साग होगा। ठीक है, अब आम का जो पौधा है वो क्या होता है, बहुत लंबा होता है, हमारी हाइट से बहुत लंबा होता है, और इसका तना कैसा होता है, मोटा और कठोर होता है। ठीक है, और इसकी जो शाखाएं हैं वो तने के ऊपर से निकलती हैं, इसलिए हम इसे किस श्रेणी में रखेंगे, वृक्ष। अब वृक्ष बहुत सारे होते हैं, आम का वृक्ष हो गया, पीपल, बरगद, अमरूद। ठीक है मित्रों, और भी अशोक का वृक्ष हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वृक्ष होते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। नींबू का पौधा क्या हो, थोड़ा ही लंबा होता है, 6 से 8 फुट तक उसकी हाइट हो सकती है। अब इसका तना कैसा होता है, कठोर होता है, लेकिन मोटा नहीं होता। ठीक है मित्रों, इसका तना सिर्फ कठोर होता है। और इसमें शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार से ही निकलना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए इसे किस वर्ग में रखा जाएगा, झाड़ी। तो नींबू हो गया, नींबू का पौधा हो गया, वो झाड़ी में आ जाएगा। करौंदे का पौधा हो गया, वो झाड़ी में आ जाएगा। अभी मैंने आपको जासौन का पौधा बताया था, वो झाड़ी में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम जानते हैं। अभी हमने क्या जाना, 7.1 में साग, वृक्ष और झाड़ियों के बारे में जाना। अब हम इनके एक भाग तना के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन पौधों का एक भाग होता है तना, तो उसके बारे में हम 7.2 में जानेंगे। ठीक है, इस पॉइंट में हम तने के बारे में जानेंगे। आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तना देखना है और तने को ध्यान से देखना है। पहले पौधे को देखिए, फिर पौधे में भी तने को देखना है, उसके संरचना देखना है, और अवलोकन की तुलना अपने साथियों द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। तो जो आपने अवलोकन किया है उन पौधों के तने का, उसके आपके साथियों ने भी उसका अवलोकन किया है, तो अपने अवलोकन की तुलना अपने साथियों के अवलोकन से करें। आपने क्या देखा, आपने कुछ ना कुछ, आप जरूर कुछ ना कुछ अंतर देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको अपने समूह में करना है, तभी आप तुलना कर सकते हैं। अगर आप अकेले इस काम को करेंगे तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे। तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। ठीक है, तने में क्या होते हैं, तने से ही शाखाएं निकलती हैं। ठीक है मित्रों, तने से पहले तना ऊपर गया। देखिए मैं आपको थोड़ी सा बना के बताता हूँ। ऐसा ये मान लीजिए, ये तना ऊपर गया। ठीक है, यहाँ ये हमारी जमीन है, यहाँ से ये तना ऊपर गया। अब यहाँ से इस ओर ऐसे इसकी इस प्रकार से ये शाखाएं ऐसे चली जाएंगी ऊपर की ओर। ठीक है, ये और ऊपर इस प्रकार से और बढ़ती जाती हैं, ये इस प्रकार से वृक्ष और ऊपर ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये इसकी शाखाएं निकल जाती हैं। अब इन्हीं शाखाओं पे क्या लगेंगी, इन्हीं शाखाओं पे पत्तियां लग जाएंगी। ठीक है मित्रों, ये इस तरीके से इस पर पत्तियां लग जाएंगी। ठीक है, तो शाखाओं पे क्या लगती हैं, पत्तियां लगती हैं, और इन्हीं शाखाओं पे क्या लग जाते हैं, फिर फूल होने लगते हैं। ठीक है मित्रों, क्या होने लगती है, इन्हीं शाखाओं पर इस प्रकार से फूल हो जाते हैं, और इन्हीं फूलों के बाद इस पे फल भी लगने लगते हैं। ठीक है मित्रों, तो
तो ये इस प्रकार से तने के ऊपर ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, आइए अब क्रियाकलाप देखते हैं। क्या है ये क्रियाकलाप? क्रियाकलाप 2, आवश्यक सामग्री हमें क्या क्या चाहिए? इसमें आवश्यक सामग्री एक गिलास चाहिए सबसे पहले, उसके बाद जल, लाल स्याही चाहिए और एक साकीय पौधा तथा एक ब्लेड चाहिए। ठीक है मित्रों, साकीय पौधा मतलब टमाटर के समान हमें एक पौधा चाहिए जो कि साक की विशेषता वाला हो। ठीक है, तो क्या करना है? गिलास को एक तिहाई जल से भरिए, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। ठीक है, आपको जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालना है। साग के तने को गिलास में रखिए। ठीक है, अब वो जो साग का तना है गिलास में रखिए, जैसा कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इस साग का अवलोकन कीजिए। ठीक है, अगले दिन आपको क्या करना है? इस साग की शाखाओं का अवलोकन करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपको गिलास में आपके जो साग का पौधा है आपको इस प्रकार से लाल स्याही भर के उसे रख देना है। ठीक है, और उसका अगले दिन अवलोकन करना है। क्या इस साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने से रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। ठीक है, अब अगर इसे आप थोड़ी ज़्यादा दिन के लिए एक दिन और रख दीजिए तो आप पाएंगे कि वो जो लाल रंग था वो पत्तियों तक भी पहुंच गया है, पत्तियों की सिराओं तक पहुंच गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? बताइए, आप बता सकते हैं कि लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? तो देखिए ये संवहन द्वारा पहुंचा। ठीक है मित्रों, ये लाल रंग किस तरह से पहुंचा? संवहन द्वारा पहुंचा। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल को संवहन करता है। ठीक है मित्रों, स्याही लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे कि लाल स्याही ऊपर तक पहुंची उसी प्रकार से जो हमारी धरती में जल होता है उस जल में खनिज लवण मिले होते हैं और भी बहुत सी चीजें और उस जल में मिली होती हैं। तो पौधा क्या करता है? जब जल ऊपर चढ़ता है, जल का संवहन ऊपर की तरफ पौधे में होता है, पेड़ में होता है, तो वो उन खनिज को भी, जल है जो खनिज को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है, जैसे कि लाल स्याही को ले गया। ठीक है मित्रों, तो आप ये देख सकते हैं जब आप इस साग को बीच में से काटेंगे तो आपको उसका तना है वो अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप तने के बारे में इस जानकारी को समझ गए होंगे और तने के कार्य के बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है मित्रों, अब हम जानेंगे पत्ती के बारे में। किसके बारे में? पत्ती के बारे में। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उसके चित्र बनाइए। ठीक है मित्रों, तो आपको आसपास की कुछ पत्तियां लेना है, अलग अलग पौधों की पत्तियों को लेना है और उनके सभी आकृतियों एवं अलग अलग आकृतियों और रंग की होनी चाहिए। ठीक है, और आप उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाइए। क्या इन सभी की आकृतियां, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? तो आप पाएंगे कि इनके आकृतियां, आकार और रंग एक जैसा नहीं होगा। हर पत्ती में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग होगा। यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? तो आप तने से आप देखेंगे ये किस प्रकार से जुड़ी रहती हैं। आइए नीचे इसका चित्र बना हुआ है, हम उसमें देखते हैं। देखिए ये पत्ती अपने तने से कुछ इस तरह से जुड़ी होती, ये इसका तना है और पत्ती आप देख रहे होंगे ये पत्ती किस प्रकार से इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से पत्ती तने के साथ जुड़ी होती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जहां ये तने से जुड़ी है उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? यहाँ पे ये लिखा है वर्ण वृंत। ठीक है, और ये इस पत्ती के क्या है? ये पटल है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये पूरा इस पत्ती का क्या है? पटल है। ठीक है मित्रों, आइए इसे और अच्छे से पढ़ते हैं। तो पत्ती का ये वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है,
पर्णवृंत किसे कहते हैं, ठीक है। या यह पत्ती तने से किस प्रकार से जुड़ी होती है, तो पत्ती तने से पर्णवृंत के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। किस प्रकार जुड़ी होती है, तो इसका उत्तर होगा कि पत्ती तने से पर्णवृंत के द्वारा जुड़ी होती है। अब पर्णवृंत क्या होता है, तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ती है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। तो दो प्रकार के प्रश्न बन गए कि पत्ती तनी से किस प्रकार से जुड़ी होती है, तो उत्तर आ जाएगा पर्णवृंत। और पर्णवृंत क्या होता है, तो इसका उत्तर इस वाले प्रश्न के उत्तर के उल्टा हो जाएगा। मतलब पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तनी से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहा जाएगा, फलक क्या कहा जाएगा। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं, तो किन भागों की पहचान कर सकते हैं, पर्णवृंत और फलक की। क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है, तो हाँ, सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है। आप अपने आसपास की पत्तियों को ध्यान से देखिए और यह परीक्षण कीजिए कि उन सभी में पर्णवृंत और फलक है या नहीं। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए इसकी छाप लें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी छाप लेनी होगी। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार के लिए मजबूर कर देगा, ठीक है मित्रों। तो आपको जो ये नीचे क्रियाकलाप दिया है इस प्रकार से इसको करना है। एक पत्ती को लेकर सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखना है, ठीक है। सफेद कागज लीजिए और उसके नीचे रखिए जैसा कि चित्र 7.9 में दर्शाया गया है, ठीक है। एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखें, ठीक है। और अपनी पेंसिल को तिरछा करके इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे रगड़ना है। कैसे रगड़ना है, आप जैसे कि मान लीजिए ये एक कागज है। अब इसके नीचे आप कल्पना कर लीजिए कि इसके नीचे एक पत्ती रखी हुई है। अब आपको इस कागज को ऐसे रगड़ना है, ठीक है मित्रों, ऐसे ऐसे बार बार रगड़ना है। तो आप क्या पाएंगे कि वो जो पत्ती है उस कागज पे उसकी छाप आ गई है। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ कुछ रेखाओं की छाप दिखती है, तो आप पाएंगे कि उस पे कागज पे कुछ रेखाओं की छाप बन गई है। क्या यह छाप पत्ती की तरह है, तो हाँ, वो जो छाप बनी है वो पत्ती के समान ही होगी। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो पत्ती पे आप देखेंगे, जैसे ये पत्ती थी यहाँ पे, तो आप इस पत्ती पे देखिए बहुत सी छोटी छोटी सी रेखाएं, एक ये बीच में रेखा गई है बड़ी और इसके बाद में ये छोटी छोटी सी रेखाएं दी हैं। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, सिरा कहा जाएगा मित्रों, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे, हम सिरा कहेंगे, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या आपको पत्ती, अभी मैंने आपको पत्ती दिखाई थी, ठीक है मित्रों, अभी मैंने आपको क्या दिखाई थी, नीचे पत्ती दिखाई थी। तो पत्ती में क्या था, एक ये बीच में से गई थी सिरा और ये बाजू से ये छोटी छोटी सिराएं गई थी। तो इन्हें तो ये जो छोटी छोटी होती हैं इन्हें हम क्या बोल देते हैं, सिरा बोल देते हैं, ठीक है। अब आपको पत्ती में, ठीक है, पत्ती के मध्य से एक मोटी सिरा जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये मोटी सिरा पत्ती के बीच में से ये गई है, इसे क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। पत्ती पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3-4 प्रश्न बनते हैं कि सिरा किसे कहा जाएगा। तो आप लिख देंगे पत्ती की रेखीय संरचना को सिरा कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा मध्य सिरा किसे कहेंगे, तो पत्ती के बीच में से एक मोटी सिरा होती है, क्या पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है, इसे हम मध्य सिरा कहते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा सिरा विन्यास क्या कहलाता है, तो आप क्या जवाब देंगे, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन, आइए आगे पढ़ते हैं।
यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। ठीक है मित्रों, इसे क्या कहेंगे? जालिका रूपी कहेंगे। ठीक है, जालिका रूपी आप समझ रहे होंगे। अभी मैंने आपको पत्ती बना के बताई थी, उसी प्रकार से जैसे अभी मैं फिर से बना के बताता हूँ। ये एक अपनी पत्ती है, ये ऐसे गई बीच में से एक मध्य सिरा, और ये इस प्रकार से उसमें ये छोटी छोटी बनी हुई है। तो ये क्या है? एक जाल के समान बना रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? जालिका रूपी कहेंगे। इसका सिरा विन्यास क्या कहेंगे? जालिका रूपी है। हमें 7.10 ए देखना है, उसमें इस जालिका रूपी को दिखाया गया है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यही सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो समानांतर होने का मतलब क्या है? ये इस प्रकार से होंगी। ठीक है मित्रों, ये उसमें लाइन होती है ऐसी समानांतर पे। ठीक है, तो उसे ही क्या बोल देंगे? समानांतर। इस प्रकार से ये सीधी लाइन बनाएगी घास। ठीक है, घास की पत्तियों में आप देखेंगे ऐसी सीधी सीधी रेखाएं होती हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास बोलेंगे। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनकी सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। तो आपको पौधे को देखना है, किसी भी पौधे के पास जाइए और देखिए उसकी पत्ती को ध्यान से, उसको तोड़ना नहीं है लेकिन आपको। ठीक है, आइए अब हम यह जानने का प्रयास करें कि पत्ती क्या कार्य करती है। ठीक है मित्रों, अभी हमने पत्ती के बारे में सारा कुछ जान लिया कि पत्ती में कुछ सिराएं होती हैं। ठीक है, तो अगर वो जाल जैसा अगर बनाएंगी डिजाइन तो उसे जालिका रूपी सिरा विन्यास बोलेंगे। अगर किसी पत्ती की सिराएं समानांतर हैं तो उसका सिरा विन्यास समानांतर सिरा विन्यास कहा जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पौधे में, जो हमारा पौधा होता है, उसमें पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, तो आपको यह क्रियाकलाप 4 द्वारा समझाया जा रहा है। आवश्यक सामग्री क्या है? एक आपको साग चाहिए, कोई भी पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा चाहिए। ठीक है, तो पॉलीथीन की 2 पारदर्शी थैलियां ले लीजिए और कुछ धागा ले लीजिए, थोड़ी सा धागा लगेगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये चित्र 7.10 के बारे में बताया जा रहा था आपको। तो देखिए ये ए है, चित्र नंबर ए है, जिसमें आपको पत्ता दिया हुआ है। इसका सिरा विन्यास कैसा है? जाली जैसा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? जालिका रूपी बोलेंगे। ठीक है, और आप घास में देखिए, आपको इसमें बाजू में एक और पौधा बना हुआ है, घास के जैसा ही है वो। आप इसकी पत्तियों को देखेंगे तो इसकी पत्तियों में समानांतर लाइन बनी हुई है। ठीक है, समानांतर रेखाएं बनी हुई हैं। तो इस प्रकार के सिरा विन्यास को क्या बोलेंगे? समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है मित्रों, अब आइए हम अपने क्रियाकलाप पे आते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए था? 2 पॉलीथीन चाहिए थी और कुछ धागा चाहिए था। ठीक है, और एक पौधा चाहिए। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। ठीक है, तो इसे कब करेंगे आप? जब धूप हो तब इस क्रियाकलाप को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि इसे दिन में क्यों करना है। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो पौधा लेना है वो स्वस्थ होना चाहिए और अच्छा धूप में रखा होना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को, ठीक है, जिस शाखा में पत्ती हो उसे आप क्या करना है? उसे एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध देना है। ठीक है, तो जिस पौधे में पत्ती वाली शाखा हो उस शाखा पे आप पॉलीथीन लगाइए और उसे धागे से बांध दीजिए। दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध दीजिए। ठीक है मित्रों, तो एक पॉलीथीन की थैली को आपने पत्ते पे लगा के उसे बांध दिया। अब एक दूसरी जो थैली थी आपकी, वो खाली थैली पे भी आप धागा बांध के धूप में रख दीजिए। ठीक है, तो अब एक पॉलीथीन की थैली खाली है
और एक पॉलीथीन की थैली उस पौधे की पत्ती से भरी हुई है। ठीक है मित्रों, अब कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है मित्रों, तो कुछ घंटों के बाद आप क्या देखेंगे, जो पॉलीथीन की थैली का आंतरिक पृष्ठ था उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे कि थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ठीक है, आपको उसके अंदर क्या दिखाई देंगी, उस थैली के अंदर जल की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। ठीक है, तो दोनों थैली में से आपको उस थैली में जल की बूंदें दिखाई देंगी जिसके ऊपर क्या लगाई थी, हमने पॉलीथीन लगाई थी। ठीक है मित्रों, पौधे के ऊपर जिस पॉलीथीन में हमने पौधे की पत्तियां बांधी थी, ठीक है, उस थैली में आपको जल की बूंदें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जल की बूंदें इसमें कहाँ से आई, आपने सोचा क्या, ये जल की बूंदें कहाँ से आई। देखिए, आपको इस प्रकार से पॉलीथीन की थैली उस पौधे वाली उस शाखा में बांधना है जिसपे क्या हो, पत्तियां हो। ठीक है मित्रों, क्या हो, पत्तियां हो। पत्तियां क्या कार्य करती हैं, इससे आपको पता पड़ जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली हैं। ठीक है, तो जो पॉलीथीन में जो बूंदें थी वो कैसे आई हैं, जल वाष्प के कारण आई हैं। जैसे ही उस पे धूप पड़ी तो जो पौधे के अंदर जो पानी था वो भाप बन के ऊपर गया। अब क्योंकि हमने पौधे के ऊपर पॉलीथीन बांध दी थी, इसलिए क्या हुआ, वो जो वाष्प थी, जल वाष्प थी, वो पॉलीथीन में ही कैद होके रह गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कुछ देर बाद जब वायुमंडल, उसके आसपास का वायुमंडल क्या हुआ, ठंडा हुआ, तो वो भाप थी जो वो काय में बदल गई, वो भाप थी जो वो वापस जल की बूंद में बदल गई। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, बाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। जब किसी भी चीज से जल बाष्प में बदल जाता है तो उसे ही बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल काय में बदल जाए, भाप में बदल जाए तो उसे ही क्या कहा जाएगा, बाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। मतलब अर्थात ये है, जब कोई भी चीज भाप में बदल जाती है तो उसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं, जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो बाष्पोत्सर्जन के बारे में हम अध्याय 14 में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं। हमने पत्ती के ऊपर थैली क्यों बांधी, बताइए क्यों बांधी। क्या पौधे के बाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते। देखिए, हमने इसलिए बांधी थी ताकि हम क्या देख सकें, बाष्पोत्सर्जन को देख सकें। ठीक है मित्रों, इसलिए हमने उस पौधे के ऊपर पॉलीथीन की थैली बांधी थी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 में उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता था। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको अध्याय 5 में जल की तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया था। जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो भाप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और जब उसका संघनन होता है तो वह भाप फिर से जल में बदल जाती है। ठीक है, मतलब द्रव में बदल जाती है। और अगर जल को हम फ्रिज में जमा दें, फ्रीजर में जमा दें, तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी उन जल की तीनों अवस्थाओं के नाम बता दिए, ठोस, द्रव एवं गैस। इस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली में दिखाई देने लगता है। तो अगर आपको याद हो, अध्याय 5 में हमने एक क्रियाकलाप किया था जिसमें हमने नमक को जल से अलग किया था। ठीक है मित्रों, तो हमने उसमें एक केतली ली थी और केतली को जब तक गर्म किया था जब तक कि केतली का पानी पूरा भाप ना बन गया हो। ठीक है मित्रों, और फिर हमने केतली की टोंटी पर केतली की जहाँ से टोंटी थी, जहाँ से भाप निकल रही थी, वहां पे हमने एक
प्लेट लगा दी थी और उस प्लेट के ऊपर क्या रख दी थी, बर्फ रख दी थी। ठीक है, तो जैसे ही वो भाप उस ठंडी प्लेट पे लग रही थी तो वो जल किस में बदलता जा रहा था, बूंदों में बदलता जा रहा था। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि वह जैसे ही जो वो जल वाष्प थी, केतली से निकलने वाली भाप थी, वो जैसे ही ठंडी हवा के संपर्क में आती थी। ठीक है क्षमा कीजिए। ठीक है मित्रों, जैसे ही वो जो जल की भाप थी, ठीक है, जो केतली से भाप निकल रही थी, जैसे ही वो ठंडी चीज के संपर्क में आती थी तो वो संघनित हो जाती थी। ठीक है मित्रों, तो संघनन के कारण ही जल की बूंदें हमें पॉलीथीन की थैली पर दिखाई पड़ी। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे 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 दुनिया में बारिश होती है। ठीक है मित्रों, जो हमारा देश है या जो हमारी पृथ्वी है, उस पर इसी संघनन, बाष्पन और संघनन की प्रक्रिया के कारण ही बारिश होती है। ठीक है, पहले गर्मियों में जल भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और बादल का निर्माण करता है, और फिर जब ठंडी हवाएं आती हैं तो उस भाप को संघनित कर देती हैं, और संघनन के कारण ही वह जो बादल होते हैं, जो जल वाष्प होती है, वो बारिश के रूप में नीचे फिर से गिरने लगती है। ठीक है, अब आइए क्रियाकलाप 5 करते हैं। क्रियाकलाप 5 को आप किसी अपने अध्यापक की निगरानी में इसे करें। ठीक है मित्रों, तो आपको इसमें क्या क्या चाहिए, एक पत्ती चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट, आयोडीन का विलयन। ठीक है, अब देखिए इसमें बर्नर भी है, तो मतलब आप इससे जल सकते हैं। ठीक है, इस मतलब कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसमें बहुत सी आवश्यक सामग्री चाहिए होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आवश्यक सामग्री चाहिए, इसलिए यह क्रियाकलाप ऐसा है कि इसे सावधानी से करना होगा। परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसे पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालें। ठीक है, आपको परख नली में एक पत्ती रखना है और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालना है, जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। ठीक है, इतना स्पिरिट डालना है जिससे पत्ती पूर्ण रूप से डूब जाए। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। अब आपको क्या करना है, इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखना है। बीकर को उस समय तक गरम करते रहें जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। ठीक है, तो आपको बीकर को उस समय तक गर्म करना है जब तक कि उसका हरा रंग निकल ना जाए। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से अच्छे से धो लीजिए। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। ठीक है, तो आपको आयोडीन विलयन की उस पर कुछ बूंदें डालना है, जैसे कि हमने अध्याय 2 में अपने खाद्य पदार्थों के साथ किया था, उसी प्रकार आपको इधर पे भी आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी है। आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों की विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय में किए गए प्रेक्षण से कीजिए। ठीक है मित्रों, तो जो अभी आप देख रहे हैं उसकी तुलना आपको किससे करना है, जब आपने अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों के बारे में जो आपने परीक्षण किया होगा, उससे इस परीक्षण की तुलना करना है। हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित रहता है। ठीक है, तो कच्चे आलू में भी क्या होता है, मंड उपस्थित रहता है। आलू में यह मंड पौधे की अन्य भाग से आकर एकत्रित होता है। ठीक है, तो आलू में जो मंड उपस्थित होता है वो पौधे के किसी अन्य भाग से होता हुआ उस आलू में आया होता है, परंतु पत्तियां प्रकाश, आइए आगे पढ़ते हैं। परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, पत्तियां अपना भोजन किस प्रकार से बनाती हैं, प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ के कारण ही पत्तियां अपना भोजन बना पाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होता है। ठीक है, इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ग्रहण करता है। पत्तियों द्वारा संश्लिष्ट भोज्य अंततः पौधों
के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक है, तो जो पौधों का जो भोजन होता है, संश्लिष्ट भोजन, वो पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक है मित्रों, अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। ठीक है मित्रों, अभी हमने जो क्रियाकलाप किए दो, उसमें हमें जितने भी क्रियाकलाप किए उनसे हमें क्या पता पड़ता है कि तना है जो वो पत्तियों को जल पहुंचाता है। अब लेकिन तने में भी कहीं ना कहीं से जल आता होगा। ठीक है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्ती से जल की कुछ मात्रा का ह्रास बाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है? तो यह कार्य कौन करती हैं? जड़ें करती हैं। ठीक है, जड़ों से जल तने में जाता है और तने से जल पत्तियों में जाता है। ठीक है मित्रों, और फिर पत्तियां इनका भोजन बनाती हैं। आइए यहाँ पे एक टिप्पणी लिखी हुई है, उसे पढ़ते हैं। तो जो चेतावनी मैंने आपको शुरू में दी थी वही चेतावनी इसमें लिखी हुई है, क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पिरिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो इसे अध्यापक या किसी बड़े की निगरानी में यह करें। ठीक है, जड़। अब आइए जड़। तो जड़ क्या है? 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चित्र 7.13 हमें ध्यानपूर्वक देखना है। पहेली एवं बूझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं कौन ठीक प्रकार से जल दे रहा है। ठीक है, तो देखिए आप क्या पाएंगे। देखिए, बूझो बिल्कुल गलत तरीके से जल में पानी दे रहा है, जबकि जो पहेली है वो बहुत ही सही प्रकार से पौधे में पानी दे रही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? ठीक है, आपको पता होगा पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है, तो वो है हमारा जड़। ठीक है, जड़ क्या होती है? मिट्टी के अंदर होती है। निम्न क्रियाकलाप के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करती हैं। तो क्रियाकलाप 6, इसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? 2 गमले चाहिए, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड और कैंची एवं जल चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये हमें इतनी चीजें चाहिए। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना है। ठीक है मित्रों, तो 4-5 विद्यार्थी एक साथ इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी जाके गमले ले आएगा, कोई विद्यार्थी जाके मिट्टी ले आएगा, कोई खुरपी ले आएगा, कोई 2 पौधे उखाड़ के लाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, बगीचे में से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़ के लाना है। ध्यान रखें कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना पहुंचे। तो उस पौधे को आप इस प्रकार से उखाड़िए कि उसकी पौधे की जड़ को कोई क्षति ना पहुंचे। खरपतवार के एक पौधे के साथ आपको क्या करना है, एक पौधे को गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, दूसरे पौधे की जड़ को काट दीजिए, अब उसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। ठीक है, इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इसका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? तो आप देखेंगे दोनों पौधों में से एक पौधा स्वस्थ है। ठीक है, लेकिन आपने तो दोनों में ही नियमित रूप से जल दिया था, फिर भी एक पौधा स्वस्थ क्यों है, दूसरा स्वस्थ क्यों नहीं है? तो देखिए, ध्यान दीजिए, हमने एक पौधे की जड़ काट दी थी। ठीक है, तो इसलिए वह पौधा स्वस्थ नहीं है। ठीक है, क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? तो देखिए, इधर पे हमने क्या जाना, जड़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जाना कि जड़ से ही जल है जो वो तने में जाता है। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे। अब आइए क्रियाकलाप 7 देखते हैं, आवश्यक सामग्री। तो इसमें आवश्यक सामग्री क्या चाहिए? इसमें आवश्यक सामग्री आपको मक्का और चने के बीज लगेंगे, रुई, कटोरी एवं जल लगेगी। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 कटोरियां लेना है, इसमें भीगी हुई रुई रखना है, एक कटोरी में चने के 3-4 बीज रखना है और दूसरी कटोरी में मक्के के दाने रखना है। ठीक है मित्रों, जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद
नहीं बन जाती। ठीक है मित्रों, तो आपको जब तक इन्हें पानी, थोड़ी रुई को नमी देते रहना है, पानी देते रहना है जब तक कि उसमें से अंकुरन ना हो जाए। एक सप्ताह के बाद खींचकर रुई से बाहर निकाल दें। ठीक है, एक सप्ताह के बाद आराम से उस अंकुरित बीज में से क्या निकाल दें, उस रुई को निकाल दें। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खिंचाता है? तो आप पाएंगे कि हाँ, जो पौधा है, जो अभी अभी बीज अंकुरित हुआ है, वो उस रुई में से आसानी से निकल आया है। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते। ठीक है, जब आपने क्रियाकलाप 6 किया होगा तो आपको वहां पे पौधा उखाड़ के लाना था बाहर से। तो जब आप पौधे को उखाड़ रहे होंगे तो आप पौधा आपसे आसानी से नहीं उखड़ा होगा, आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ी होगी। लेकिन अभी जो नवोद्भिद जो पौधा है, अंकुरित बीज है, आप चित्र 7.15 देख सकते हैं। इसमें से अगर आप इन बीजों को निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बीज इसमें से निकल आएंगे। ठीक है, अगर ये जमीन में भी लगे होते तो भी ये आसानी से निकल आते। अब आगे पढ़ते हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं। ठीक है, जमाए रखती हैं या जकड़े रखती हैं। ठीक है मित्रों, तो बहुत ही अच्छे से जकड़ी रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्तरक कहा जाता है। ठीक है, अब जड़ें जो होती हैं वो पौधे को मिट्टी में अच्छे से जकड़ के रखती हैं, इसलिए इन्हें पौधों का स्तरक कहते हैं। ठीक है, आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। हमने अभी क्या देखा, तने एवं पत्तियां जो होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? तो हाँ मित्रों, जड़ों में भी विविधता होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे, जड़ों में क्या विविधता है। चित्र 7.16 ए एवं 7.16 बी को ध्यान पूर्वक देखना है और प्रेक्षण करना है। जब चने की पौधों की जड़ों को अब हमें क्या करना है, चने की पौधे की जड़ को देखना है। क्या आप यह चित्र 7.16 के समान दिखती है? अब चित्र 16 यह चित्र 16.1 के समान दिखाई देती है। आपको देखना है अपनी, जो आपने भी बीज डाले होंगे उसे आप देखिए ध्यान से, और फिर उसका मिलान आप किससे कीजिए, जो पुस्तक में 7.16 नंबर का चित्र बना है, 7.16 में भी ए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मक्के के पौधे को भी देखना है 7.16 बी की तरह, मतलब इन दोनों में से वो किस तरह दिख रहा है। ठीक है, मक्का के पौधे की जड़ कैसी है? जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का तथा चना लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना है मक्का एवं चना खाली स्थान में। ठीक है, चने और एवं मक्के की जड़ों में क्या समानता है, वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। ठीक है मित्रों, तो आपको ए और बी में लिखना है कौन सी किसकी जड़ें हैं। तो ए में देखिए, ए में क्या हम लिख देंगे, ए में हम लिख देंगे मक्का की जड़ें। ठीक है, तो ये क्या है, मक्के की जड़ है, और ये क्या है, ये है चना की जड़। ठीक है मित्रों, ये मक्के की जड़ हो गई, ये चना की जड़ हो गई। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि इन दोनों की जड़ें अलग अलग हैं। ठीक है, अब हमें क्रियाकलाप 9 करना है। क्या है क्रियाकलाप 9? तो आपको खुले मैदान में जाना है जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उसका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.16 ए की तरह है या फिर चित्र 7.16 बी की तरह है। ठीक है मित्रों, तो आगे ऊपर हमने देखा था, तो कुछ जड़ें आपको मक्के के समान मिलेंगी और कुछ जड़ें आपको चने के समान दिखेंगी। ठीक है मित्रों, आइए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है चित्र 7.17, इसमें बताया गया है
कि अगर कोई जड़ इस प्रकार की है तो वो मूसला जड़ होगी, अगर कोई जड़ इस तरह की है तो वह रेशेदार होगी। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे पढ़ते हैं। जिन पौधों की जड़ें 7.17 की तरह हैं उन्हें हम मूसला जड़ कहेंगे। ठीक है, तथा छोटी जड़ों को हम पार्श्व जड़ कहते हैं। ठीक है, तो इनमें एक बड़ी जड़ गई है, इनमें क्या है, एक ये बड़ी जड़ है और आसपास छोटी छोटी जड़ें गई हैं। तो जो छोटी जड़ें हैं उन्हें क्या कहते हैं, पार्श्व जड़ें कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें 7.16 के समान हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहेंगे, झकड़ा जड़ें अथवा रेशेदार जड़ें कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में बांटिए, मूसला जड़ वाले पौधे एवं दूसरा क्या है, रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखना है। समूह ए में रखना है मूसला जड़ वाले और समूह बी में रखना है रेशेदार जड़ वाले। समूह ए के पौधों की पत्तियों, समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इसका शिराविन्यास किस प्रकार का है। ठीक है, और समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास देखिए। तो अब आपको क्या देखना है, जिन वर्गों में आपने इनको रखा है अब उनकी पत्तियों को देखना है कि पौधे जो आपने समूह ए में रखा है उन पौधों की पत्तियों का विन्यास कैसा है और जो पौधे आपने बी में रखे हैं उनका शिराविन्यास कैसा है, उनकी पत्तियों का, उन पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास कैसा है। तो आप क्या पाएंगे, तो आगे पढ़ते हैं और जानते हैं हम क्या पाएंगे। बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया, यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ें किस प्रकार की होंगी तो वह उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। ठीक है मित्रों, तो क्यों दे सकता है, आइए हम आगे जानेंगे वह क्यों दे सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्तियों के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या इन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिराविन्यास एवं जड़ की प्रकार को 7.2 में सही रूप में भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पौधे का नाम लिखना है और उस पौधे की पत्ती का सिरा का विन्यास कैसा है, क्या वह जालीदार है या फिर वह समानांतर है। ठीक है, और यहाँ पे जड़ का प्रकार लिखना है। तो आप क्या देखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जिन पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास जाली का नुमा होता है, शिराविन्यास कैसा होता है, जाली का नुमा होता है, उनकी जड़ें कैसी होती हैं, मूसला होती हैं। ठीक है मित्रों, यदि पौधे की पत्तियों का शिराविन्यास जाली का नुमा है तो वो उन पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होंगी। ठीक है, और यदि पौधे की पत्तियों का शिराविन्यास समानांतर है, कैसा है, समानांतर है, तो उसकी जड़ें कैसी होंगी, उसकी जड़ें इस प्रकार से होंगी। ठीक है, वो क्या बनाएंगी, रेशा बनाएंगी। ठीक है, जिन पौधों की पत्तियां समानांतर होंगी उनकी जड़ें रेशेदार जड़ें होंगी। ठीक है मित्रों, या जिन्हें हम झकड़ा जड़ें भी कहते हैं। हमने देखा कि जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना, जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो पत्तियों का एक यह काम हो गया। पत्तियां भोजन को संश्लिष्ट करती हैं, एक काम ये भी हो गया कि पत्तियां भोजन को संश्लिष्ट करती हैं। ठीक है, पत्तियां भोजन को बनाती हैं। ठीक है, खनिज को पत्तियां एवं पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। तो जड़ें यहाँ पे क्षमा कीजिए, जड़ों का ये काम है कि जड़ क्या काम करती है, जड़ से तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। तो जड़ है जो मिट्टी से जल को अवशोषित करती है और तने तक पहुंचाती है। फिर तना क्या करता है, उस जल एवं खनिज को पत्तियों एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्ती भोजन को जल की सहायता से संश्लिष्ट करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें हैं जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं
टेपियोका आदि जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जो जो पौधे की जड़ क्षमा कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जड़ें जो होती हैं वो जल को और पोषक तत्वों को मिट्टी से लेती हैं और पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाती हैं। लेकिन पौधे भी क्या करते हैं, अपने भोजन को संग्रहित करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो कुछ पौधे क्या होते हैं, अपने भोजन को जड़ों में ही संग्रहित करके रख लेते हैं। ठीक है, जैसे गाजर का पौधा, मूली का पौधा, शकरकंद का पौधा, शलजम का पौधा, टेपियोका का पौधा, ये क्या करते हैं, अपने भोजन को अपनी जड़ों में संग्रहित करके रख लेते हैं। इसी कारण इनका जो जड़ होती है वो फूल जाती है। ठीक है मित्रों, और क्या बन जाती है, गाजर, मूली, शकरकंद एवं शलजम का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो वो जड़ ही क्या बन जाती है, वो जड़ ही फल बन जाती है उस पौधे का। ठीक है, आप गाजर के पौधे में, ठीक है, गाजर के पौधे में अलग से फल नहीं देखेंगे, गाजर ही उसका फल होता है। लेकिन ये क्या आता है, यह सब्जी में आता है। ठीक है, अब आगे क्या है, हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं। ठीक है, पौधों के क्या, अभी तो हम जड़ खा रहे थे यहाँ पे, अब हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं। जैसे कि मैंने आपको भोज्य पदार्थ वाले पाठ में मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो अध्याय पोषक तत्वों वाला अध्याय था। ठीक है मित्रों, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम पौधों के बहुत से भागों को खाते हैं। ठीक है, कभी हम फूल भी खा लेते हैं पौधे का, कभी हम फल भी खा लेते हैं, कभी पूरा का पूरा पौधा ही खा जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? तो हाँ, दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। कभी कभी वो भोजन को ऊपर भी ले जाता है और कभी कभी वो पत्तियों से भोजन को वापस जड़ों में भी लाता है। ठीक है मित्रों, तो यह काम वो जरूर करता है, दो तरफा मार्गी की तरह जरूर काम करता है। चित्र में लिखिए, क्षमा कीजिए, मैं फिर से पढ़ता हूँ। चित्र में लिखिए, क्या लिखना है, चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से पदार्थ नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, तो जो चित्र था हमारा ऊपर, उसमें ही हमें लिखना है। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं, आपको इसमें ही लिखना है कि इधर पे क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से क्या है, जड़ों से पहले पानी ऊपर जाएगा, जड़ों से क्या जाएगा, पानी ऊपर जाएगा और इन पत्तियों तक पहुंचेगा। अब ये पत्तियां क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करेंगी। अब ये जब भोजन तैयार हो जाएगा तो भोजन को क्या, ये जो पौधे होते हैं वो उन्हें संग्रहित करके भी रखते हैं। तो क्या होगा, ये भोजन वापस इधर पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो भोज्य पदार्थ बना वो वापस जड़ों तक आएगा और वह जड़ों में संग्रहित हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, जड़ों में संग्रहित हो जाएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से दो तरफा मार्ग का कार्य हो चल रहा है। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं पुष्प के बारे में। आइए अब हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19 A, B तथा C में दर्शाए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे आरेख दर्शाए गए हैं गुलाब के पौधे की। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? ठीक है, तो आइए हम चित्र 7.19 A उसके ABC को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप गुलाब के पौधे को कब पहचानेंगे? क्या आप चित्र ए को देख के पहचान सकते हैं? ये चित्र ए है, क्या आप इसे देख के बता सकते हैं कि ये गुलाब का पौधा है? या आप चित्र बी को देख के कह सकते हैं कि ये गुलाब का पौधा है? या आप चित्र सी को देख के कहेंगे कि ये गुलाब का पौधा है? तो देखिए, निश्चित रूप से जो अधिक जानकार होगा वो तो तीनों ही परिस्थितियों में बता देगा कि यह गुलाब का पौधा है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति
जब तक उसके फूल को नहीं देखेगा, ठीक है, तब तक वह कहेगा नहीं कि यह गुलाब का पौधा है। ठीक है मित्रों, तो उसने कैसे बताया कि ये गुलाब का पौधा है? उसने इसके फूल को देख के पहचाना कि यह गुलाब का पौधा है। ठीक है, और आप समझ गए होंगे इस बात को। चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? ठीक है मित्रों, क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? तो देखिए, आपने देखे हैं क्या? गेहूं का पुष्प देखा है? तो मैंने तो नहीं देखा। मैंने हाँ, मक्के का पुष्प, आम का पुष्प और अमरूद का पुष्प जरूर देखा है, लेकिन घास और गेहूं का पुष्प नहीं देखा। क्या वे चटकीले थे? तो देखिए नहीं, मक्के, आम और अमरूद के जो पुष्प मैंने देखे थे वो बिल्कुल भी चटकीले नहीं थे। आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए हम आगे कुछ पुष्पों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रियाकलाप 10 है। इसमें क्या आवश्यक सामग्री चाहिए? इसमें हमें आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प चाहिए। ठीक है, एक पुष्प कलिका चाहिए और इनमें से 2 पुष्प चाहिए। उनमें से यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर और एक ब्लेड चाहिए और एक स्लाइड अथवा कागज चाहिए। आवर्धक लेंस चाहिए और जल चाहिए। ठीक है मित्रों, आवर्धक लेंस आप समझ गए होंगे। आवर्धक लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है मित्रों, इसे हम हाथ से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आवर्धक लेंस की भी आवश्यकता होगी। तो देखिए, ये गुलाब का चित्र था, आप इसमें देख सकते हैं, ये इसकी पंखुड़ियां हैं, ये कलिका है और ये इसका बाह्यदल है और ये इसके अंदर अभी पंखुड़ियां बंद हैं। ठीक है, जब ये कुछ समय बाद जब ये खिलेगा तो इस प्रकार से पंखुड़ियां बाहर आ जाएंगी और बाह्यदल इस प्रकार से नीचे बैठ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। ठीक है मित्रों, तो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंग की होती हैं। ठीक है मित्रों, तो अलग अलग पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंग की होंगी। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? ठीक है, आपके विचार में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? कलिका का प्रमुख भाग कौन सा था? ठीक है, तो जब जो पुष्प खिलने के बाद जो पंखुड़ियां बाहर आपको दिख रही हैं, जब वही कलिकाएं क्षमा कीजिए, जब वही पंखुड़ियां बंद थी, ठीक है, मतलब कली के अंदर बंद थी, जैसा कि चित्र में ऊपर दिया गया है। अगर इस प्रकार से कली के अंदर जब पहले पुष्प बंद था, पंखुड़ियां बंद थी, तब इसका प्रमुख भाग कौन सा था? तब वह पंखुड़ियां किसके अंदर बंद थी? तो किसके अंदर बंद थी? तो ध्यान दीजिए, यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है। ठीक है मित्रों, जब कली होती है, जब फूल पूरा खिलता नहीं है, वो कली बस उसकी बनती है, तो वह क्या होता है? एक छोटी पत्ती के समान दिखाई देता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? बाह्यदल कहते हैं। तो जब पुष्प बंद होता है, भली भांति खिला नहीं होता है, उसकी पंखुड़ियां पूरी नहीं निकली होती हैं, तब उसका प्रमुख भाग कौन सा होता है? बाह्यदल होता है। ठीक है, पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है मित्रों, तो आपको इसमें देखना है कि जो भी पुष्प आपके पास है उसमें कितने बाह्यदल हैं। ठीक है, तो उसमें कितने बाह्यदल होंगे बताइए मित्रों? एक ही हो सकता है बाह्यदल जो कि हमें दिखता है। ठीक है, अगर ये बाह्यदल ऐसे खुलेगा तो फिर ये बाह्यदल के अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, एक हिस्सा हो गया, 2 हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए, तो ये बाह्यदल इस तरीके से अलग हो जाता है। ठीक है, क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? तो देखिए, हमने ऊपर देखा था तो उसमें बाह्यदल एक दूसरे से अलग अलग थे। बाह्यदल एवं पंखुड़ियों
किन रंगों के हैं। ठीक है, तो ऊपर के पुष्प में हमारा बाह्यदल हरे रंग का था और पंखुड़ियां लाल रंग की थी। आपके फूल एवं पंखुड़ियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जो आपका फूल है उसमें आपको बताना है पंखुड़ियां कितनी, उनकी संख्या कितनी है। तो गुलाब के फूल में पंखुड़ियों की संख्या बहुत सारी हो सकती है, 10, 12, 15 या इतने तक उसकी पंखुड़ियां हो सकती हैं। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं तो या वे स्वतंत्र है। तो पंखुड़ियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, वो स्वतंत्र होती हैं। क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियां आपस में संयुक्त होती हैं। तो हाँ, अगर आप धतूरे का फूल लेंगे तो उसका जो बाह्यदल होता है, आप नीचे देखेंगे बाह्यदल जुड़ा होता है और उसकी पंखुड़ियां भी उसी प्रकार से एक दूसरे से संयुक्त रहती हैं। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। ठीक है मित्रों, तो आपको इसे किस में लिखना है, सारणी 7.3 में लिखना है। तो आइए देखते हैं हम सारणी 7.3 आपको क्या लिखना है। सबसे पहले पौधे का नाम लिखना है, फिर उसका जो बाह्यदल है उसका रंग क्या है उसे यहाँ पे लिखना है, पंखुड़ियों के रंग लिखना और उनकी संख्या लिखना है। इसमें भी आपको बाह्यदल की संख्या लिखना है। तो गुलाब के पौधे में बाह्यदल की संख्या क्या होती है, अनेक होती है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, अभी हमने देखा हरा होता है। ठीक है, अब गुलाब के फूल भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, सफेद भी होता है, लाल भी होता है, गुलाबी भी होता है, अब तो काला भी होने लगा है। ठीक है मित्रों, तो पंखुड़ियों के रंग लिखना है और उनकी संख्या लिखना है। फिर बाह्यदल जुड़ा हुआ है या स्वतंत्र है, पंखुड़ियां जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं। ठीक है, और फिर आखिरी वाला क्या है, आखिरी में दो है, पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़ा है, आपको ये भी देखना है। फिर आखिरी में देखना है कि स्त्री केसर उपस्थित है या उसमें स्त्री केसर अनुपस्थित है। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे पढ़ते हैं। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखिए। ठीक है, तो आपको पुष्प को देखना है और ऊपर जो सारणी दी हुई है उसमें लिखना है। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलमों को भी भरना है। ठीक है, तो आप वो किस प्रकार से भरेंगे आगे हम पढ़ रहे हैं, उसे आप समझ जाएंगे और उन कॉलम को आप भर सकते हैं। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से अब देख सकेंगे जब पंखुड़ियां जुड़ी हों। ठीक है, आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे, बताइए। आप पुष्प के आंतरिक भाग को कब देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, जब आप क्या जब देख सकते हैं, जब उसकी पंखुड़ियां जुड़ी हैं या जब वे स्वतंत्र हैं। तो आप कब देख पाएंगे, जब उसकी पंखुड़ियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी, तभी आप उसके आंतरिक भाग को देख पाएंगे। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये धतूरे का फूल है, आप इसे जब तक बीच से काटेंगे नहीं, अलग नहीं करेंगे, तब तक आप इसके आंतरिक भागों को नहीं देख सकते। ठीक है, पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। ठीक है मित्रों, तो चित्र में पुंकेसर और स्त्री केसर को दिया हुआ है, आप अपना पुष्प लीजिए और उसमें भी इसकी पहचान कीजिए। ठीक है, चित्र 7.3 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो नीचे 7.23 है, इसमें अलग अलग पुष्प के पुंकेसरों को दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए ये किसी और पुष्प का पुंकेसर है, इसका अलग प्रकार है, इसका पुंकेसर अलग प्रकार का है, ये पुंकेसर अलग प्रकार का है और ये वाला पुंकेसर किसी अन्य पुष्प का है। ठीक है, तो ये ऊपर जो बने रहते हैं इन्हें क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा
पौधों में प्रजनन होता है इन्हीं पराग कोशों के कारण। ठीक है मित्रों, और ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये तंतु है और ये पराग कोश है। ये अलग अलग पुष्पों के पराग पुंकेसर दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग पुष्पों के पुंकेसर हैं। 4 प्रकार के पुष्पों के यहाँ पे ये पुंकेसर दिए हुए हैं। आपको इन्हें पहचानना है कि ये किस पुष्प के हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पुष्प के भाग बताए गए हैं। तो ये पुंकेसर हैं, जैसा कि अभी हमने बड़े चित्र में देखा था। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये स्त्री केसर है। ठीक है मित्रों, ये क्या है, स्त्री केसर है। और ये सारे ऊपर क्या है, ये पराग कोश है, जो अभी मैंने नीचे 7.23 में बताया था, 7.23 चित्र में बताया था। ठीक है, क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने पुष्प में क्या करना है, पुंकेसर की संख्या ज्ञात करना है। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। ठीक है मित्रों, अगर आप स्त्री केसर को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो उसमें से पुंकेसर को हटा दीजिए। अब आप स्त्री केसर को ध्यान से देख पाएंगे। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। ठीक है, तो चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को आपको पहचानना है। तो देखिए ये हमारा चित्र 7.24, चित्र क्रमांक 7.24। तो देखिए ये पूरा का पूरा स्त्री केसर है, जो पुष्प में से हम इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। अब ये जो होता है ये अंडाशय होता है, ये वर्तिका है और ये ऊपर वाला वर्तिकाग्र है। ठीक है मित्रों, क्या है, वर्तिकाग्र है। आइए आगे पढ़ते हैं। आपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बना लीजिए। ठीक है, क्या बनाना है, अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। जो आपका पुष्प था उसका आपको स्त्री केसर बनाना है। अगर आप क्रियाकलाप के अनुसार कर रहे होंगे तो आपको देख के बनाना होगा। ठीक है, नहीं तो आप इस पुस्तक से भी उसका चित्र बना सकते हैं। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है मित्रों, अभी हमने क्या देखा था, स्त्री केसर देखा था, उसमें हमने अंडाशय देखा था। ठीक है, तो ये था हमारा अंडाशय। अब इस अंडाशय का भी हम प्रेक्षण करेंगे। ठीक है, इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। यह स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो बाहर से हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते, इसे हमें अंदर से काटना होगा। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 1A एवं B को ध्यान से देखिए। ठीक है मित्रों, तो हमें उसे किस प्रकार से काटना है यह हम A एवं B में देखेंगे। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। ठीक है, एक तो हम उसे आड़ा रख के काट सकते हैं। देखिए एक तो हम इसे ऐसे रख के काट सकते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, या अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रकार से काट सकते हैं ऊपर से, या फिर हम उसे इस प्रकार से काट सकते हैं अनुप्रस्थ करके। ठीक है, तो अगर हम उसे ऐसे लिटा के काटेंगे तो उसे अनुप्रस्थ काट बोलेंगे, अगर हम उसे खड़ा काटेंगे तो उसे अनुदैर्ध्य काट बोलेंगे। ठीक है, तो आप दोनों प्रकार से काट सकते हैं। आपको दोनों प्रकार में उसके आंतरिक भाग के अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। अगर आप उसे सीधा काटते हैं, अनुदैर्ध्य काटते हैं, तो आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे उसके बीजांड, और अगर अनुप्रस्थ तरीके से काटते हैं तो आपको बीजांड इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट के सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। ठीक है, ताकि वो सूखे नहीं। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देती हैं? इन्हें ही बीजांड कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो अभी हमने चित्र में देखा, आपको यहाँ ये छोटी छोटी सी संरचना इसमें आपको ये प्रतीत हो रही है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। ठीक है, तो जो आपने
अंडाशय के आंतरिक भाग को देखा है, उसका चित्र आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, जब आप अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन करेंगे तो आप पुष्पों के बारे में और अधिक जानेंगे, पौधों के बारे में और अधिक जानेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके विद्यालय पे। आप क्षमा चाहूँगा, यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपके विद्यालय पे। ठीक है, और आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी है। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे आपके विद्यालय में होंगे आप उतने ही आप बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आपके विद्यालय में कम बच्चे हैं तो आप उतने ही ज़्यादा अच्छे से तरीके से पढ़ पाएंगे। और आपका अध्यापक कैसा है, क्या आपका अध्यापक इन सारी क्रियाकलापों को अच्छे से कराता है, तो आप बहुत सी नई नई चीज़ें सीखेंगे। वैसे अधिकतर मैंने देखा है अध्यापक इन सभी चीज़ों को करने से बचते हैं, वो इन सारी चीज़ों को नहीं कराते। बहुत ही कम स्कूल होंगे, विद्यालय होंगे जिनमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से कराई जाती हों। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीज़ें हमें स्वयं को ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारा जो प्रशासन है, सरकार है, उसे भी इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए हम चाहते तो हैं कि हम विकास करें, ठीक है, हम चाहते तो हैं कि कोई अपराध ना हो, लेकिन हमारे जो बेस है वही कमजोर हो जाता है। ठीक है मित्रों, आप समझ पा रहे होंगे, स्कूल जैसा विद्यालय जैसी चीज जिसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब वो बेस ही कमजोर होगा तो आप सोच सकते हैं कि हमारा फिर समाज आगे किस प्रकार का बनेगा। आप देखते हैं आजकल के स्कूलों में, जो मेरे शहर में आसपास स्कूल हैं उनमें आप जाके देखिए 50-50, 60-60 बच्चे एक क्लास में अवश्य होते हैं। ठीक है, तो और उनपे एक मुश्किल से सभी विषय का एक टीचर होता है। ठीक है, अब जैसे विज्ञान का टीचर है तो वो उस स्कूल में कम से कम 5 क्लासें लेगा, विज्ञान की ही वो 5 क्लासें लेगा। तो आप सोच सकते हैं जब वो 5-6 क्लासें लेता है और हर क्लास में कम से कम 50 से 60 बच्चे होंगे, तो वो हर बच्चे पे कैसे ध्यान दे सकता है। ठीक है मित्रों, तो यही एक कारण है कि अभी भी हम विश्व गुरु नहीं बन पाए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है और इनमें सुधार की आवश्यकता है। अब आप देखिए इस बुक में कितने सारे क्रियाकलाप हैं, आप इन्हीं क्रियाकलापों को अगर ध्यान से करेंगे, अपने शिक्षक की निगरानी में करेंगे, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको ये सारी चीज़ें स्कूल के विद्यालय में ही याद हो जाएंगी। आप इन्हें स्वयं, इन उत्तरों को, इनके जो अभ्यास अभी आएगा उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं ही लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं अब। ठीक है, लेकिन आप सभी इस बात पे जरूर ध्यान दें और इसके बारे में कुछ करें। ठीक है, मैं भी प्रयास करूंगा, जैसे जैसे मेरा जो भी चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, सपोर्ट बढ़ेगा, तो ज़रूर मैं इस चीज़ में परिवर्तन लाना चाहूँगा, अपने जो स्कूल्स हैं उनको अच्छा करना चाहूँगा। ठीक है मित्रों, पुष्प के नाम जानने के लिए आप अलग अलग पुष्प का आपको अध्ययन करना है। फिर अगर जिस भी पुष्प का आप अध्ययन कर रहे हैं उस पुष्प का आपको अगर नाम नहीं पता है तो आप माली की सहायता ले सकते हैं और उस पुष्प का नाम जान सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। ठीक है, पुष्प को कम से कम तोड़ें, जरूरत के अनुसार तोड़ें। ठीक है, नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या क्या उत्तर देना है, क्या सभी फूलों में बादल, पंखुड़ियां, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कहीं कहीं पे हो सकता है स्त्रीकेसर ना मिले, लेकिन आपको अधिकतर पुष्पों में ये सारी चीजें जरूर मिलेंगी। क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? तो जब आप परीक्षण करेंगे तब आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और मैं आपको ये सारे परीक्षण करके बताऊंगा ही। ठीक है मित्रों,
कुछ समय बाद बताऊंगा, लेकिन ये सारे प्रेक्षण आपको मेरे YouTube चैनल पे जरूर मिलेंगे। देखिए जैसा कि मेरे चैनल का नाम है संपूर्ण अध्ययन, ठीक है, तो मैं संपूर्ण अध्ययन अवश्य कराऊंगा, बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे अभी मेरे वीडियोस पे बहुत ही कम व्यूज आते हैं, मुश्किल से 30-40 व्यूज ही आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो आपका सपोर्ट समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे मेरे वीडियोस पे व्यूज बढ़ते हैं 100, 200, 1000, 1200, तो फिर ये सारा कुछ करने का अर्थ है, नहीं तो ये कुछ करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को सभी लोग देखें और उससे ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है मित्रों। तो आइए आगे पढ़ते हैं। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे जिनका बादल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बादलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या समान असमान होती है? ठीक है मित्रों, तो आपको कुछ पुष्प इस प्रकार के भी मिलेंगे। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्प की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बादल, पंखुड़ियां, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकता है, ठीक है मित्रों। आइए आगे पढ़ते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। हम अगली कक्षा में पुष्पों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आप कक्षा 7 में जाएंगे तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम अभ्यास पे आएंगे। पहले हम कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं। आरोही, ठीक है मित्रों, आरोही हमने पढ़ा। तो आरोही मतलब ऊपर की तरफ जाना, ठीक है मित्रों। पर्णवृंत के बारे में जाना, संवहन के बारे में जाना हमने, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना, विसर्पी लता के बारे में, स्त्री केसर, रेशेदार जड़ें, जालिका रूपी सिरा विन्यास, शाख, बादल, ठीक है मित्रों। तो आप इन सभी को अपने शब्दों में इनकी परिभाषा को लिख सकते हैं। पार्श्व जड़, झाड़ी, मध्य शिरा, पुंकेसर, शिराविन्यास, मूसला जड़, बीजांड, बाष्पोत्सर्जन, समानांतर शिराविन्यास, वृक्ष, पंखुड़ियां, सिरा, ठीक है मित्रों। तो इन सभी के बारे में हमने जाना। अब आइए जानते हैं अब हम सारांश को पढ़ेंगे। तो सारांश क्या है? सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है, ठीक है मित्रों। तो पौधों का वर्गीकरण ऊंचाई, तना एवं शाखाओं के आधार पर किया जाता है। इसमें से हम कुछ को शाखा बोलते हैं, कुछ को हम झाड़ी बोलते हैं और कुछ को हम वृक्ष कहते हैं, ठीक है मित्रों। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में वर्ण, वृंत और फलक होते हैं, ठीक है। सामान्यतः पत्ती में क्या होते हैं? वर्ण, वृंत एवं फलक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वर्ण, वृंत होते हैं। सामान्यतः पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है। पत्तियों में जो सिराओं का प्रतिरूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? शिराविन्यास कहते हैं। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है, ठीक है। कोई कोई जालिका रूपी भी हो सकता है और कोई कोई समानांतर भी हो सकता है। पत्तियां बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल बाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं, ठीक है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाकर रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें एवं रेशेदार जड़ें। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले
पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं। ठीक है मित्रों, तो जिन पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होता है, जाली का रूपी होता है। ठीक है, जाली का रूपी होता है, उन पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, मूसला होती हैं। जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्ती वाले पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, रेशेदार होती हैं। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भाग तक पहुंचता है। ठीक है मित्रों, तो तने के द्वारा पत्ती और दूसरे भागों तक जल पहुंचता है, फिर पत्तियां भोजन बनाती हैं और उस भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाया जाता है। पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से, बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है मित्रों, तो ये पुष्प के भाग थे। ठीक है, अब आइए अभ्यास का समय है। आइए अभ्यास करते हैं। निम्न कथनों को ठीक करके हमें लिखना है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ शब्द गलत है जिसे हमें ठीक करके लिखना है। तो पहले वाले में क्या गलत है, देखिए आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि पहले वाले वाक्य में, पहले वाले कथन में क्या गलत है। तो पहले वाले वाक्य में क्या गलत है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो क्या तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित कर सकता है, तो नहीं कर सकता। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जड़ करती है यह काम। जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती है। फिर अगला कथन क्या है, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। तो नहीं, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा नहीं रख सकती। तो कौन रखता है, तना रखता है पौधे को सीधा। ठीक है, तो तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है, इसका यह हो जाएगा। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो नहीं, जड़ें जल को पत्तियों तक नहीं पहुंचाती, जड़ें तो जल को तने तक पहुंचाती हैं। फिर तने से जल पत्तियों तक पहुंचता है। तो यहाँ पे जड़ की जगह क्या लिखा जाएगा, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। अगला क्या है, पुष्प में पुंकेसर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो इसका उत्तर होगा, पुष्प में पुंकेसर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। ठीक है मित्रों, पुष्प में पुंकेसर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा क्या नहीं होती, समान नहीं होती है। अब अगला क्या है, यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। ठीक है, तो इधर पे क्या हो जाएगा, यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी होंगी। तो नहीं। ठीक है मित्रों, तो इसका यह कथन होगा कि किसी पुष्प की अगर बाह्यदल परस्पर जुड़ा है तो उसकी पंखुड़ियां आपस में नहीं जुड़ी होंगी। ठीक है मित्रों, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्रीकेसर पंखुड़ियों से जुड़ा होता है। तो नहीं, इसमें भी क्या जाएगा, स्त्रीकेसर पंखुड़ियों से नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, स्त्रीकेसर तो पंखुड़ियों के अंदर होता है। ठीक है, अब आपको इनका चित्र बनाना है, पत्ती, मूसला जड़, एक पुष्प। ठीक है, इसका आपको चित्र बनाना है। अब प्रश्न 3 क्या है, आइए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 क्या हमारा, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो, इनका नाम लिखिए, आप इसे किस वर्ग में रखेंगे। ठीक है, तो हाँ, हमारे आसपास ऐसे पौधे हैं, जैसे कि एक पौधा है मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लांट, इसका तना बहुत ही दुर्बल होता है। तो मनी प्लांट हो गया। ठीक है, लौकी का पौधा हो गया, सेम का पौधा हो गया। ठीक है मित्रों, और मैं आपको बताऊं, सेम का पौधा हो गया, इसके अलावा गिलकी का पौधा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हरे होते हैं और इनका तना बहुत ही दुर्बल होता है। तो इनके 2 वर्ग होते हैं, एक होता है विसर्पी लता और एक होता है आरोही लता। ठीक है मित्रों, तो इन दोनों में भी अंतर है। विसर्पी लता क्या होती है, यह किसी के सहारे ऊपर नहीं चढ़ सकती, और आरोही लता जो है वो किसी के सहारे, किसी भी चीज का उसे सहारा मिल जाए तो उसका सहारा लेके ऊपर की ओर जा सकती है।
पौधे में तने का कार्य क्या है? तो देखिए पौधे में तने का कार्य क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पौधे में तने का कार्य सबसे पहला है कि पौधे को वह सीधा खड़ा रखे, ठीक है मित्रों, ठीक है। उसके फल और फिर उसके बाद दूसरा कार्य क्या होगा? पौधा जो तना है वो पौधों के अन्य भाग तक जल और खनिज लवणों को पहुंचाता है, ठीक है, पत्तियों तक और अन्य भाग तक जल और खनिज लवणों को पहुंचाता है। और तीसरा कार्य क्या है? तने के ऊपर ही शाखाएं और फल पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन प्रश्न 5 है, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी श्रावन्यास पाया जाएगा? तो देखिए तुलसी में, धनिया में और गुड़हल, इन 3 पौधों में श्रावन्यास कैसा होगा? जालिका रूपी होगा, ठीक है मित्रों। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो इसका शिराविन्यास इसके पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा? ठीक है, तो ये किस प्रकार का होगा? समानांतर शिराविन्यास होगा पत्ती का, यदि जड़ कैसी है? रेशेदार है। तो यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? उसकी जड़ें होंगी, यदि उसका जालिका नुमा शिराविन्यास है तो उसकी जड़ें होंगी मूसला जड़ें, ठीक है मित्रों। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला होगी या उसकी जड़ झकड़ा जड़ होगी? कैसे? तो आइए देखिए, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसका उत्तर ये रहा, ठीक है। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्ती वाले पौधे की जड़ मूसला जड़ होती है, जबकि समानांतर शिराविन्यास युक्त पत्ती वाले पौधे की जड़ रेशेदार होती है, ठीक है मित्रों। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्यों होता है ऐसा, ये भी मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे। अच्छा, तो कैसे, ये आपको जब आप ऊपर जाके वापस से अपना पेज पलटिए बुक का और जड़ों वाले क्रियाकर आपको देखिए, आप समझ जाएंगे कैसे। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो आपको इसमें पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। तो मैं आपको पुष्प के विभिन्न भागों के नाम बताता हूँ। स्त्रीकेसर, पुंकेसर, पंखुड़ी, बाहदल, ठीक है मित्रों। तो ये सारे पुष्प के भाग होते हैं। तो देखिए ये दिए हुए हैं पुष्प के भाग, बाहदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ठीक है। और अंदर जाएं तो अंडाशय, ठीक है, वर्तिकाग्र, ये सारे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? तो आपको इनमें से छांटना है किन पौधों के में फूल होते हैं। देखिए तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जिन जिन के फूल देखे हैं मैं वो बता सकता हूँ। देखिए मैंने मक्का के पौधे में भी फूल देखा है, मिर्ची में भी देखा है, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम में तो नहीं देखा, अनार, पपीता, केला, ठीक है, नहीं क्षमा कीजिए, केले का भी फूल मैंने नहीं देखा, नींबू, आलू का फूल देखा क्या? नहीं, मैंने आलू का फूल नहीं देखा, ठीक है मित्रों। आइए आगे और भी कुछ दिए हैं। देखिए बरगद का फूल देखा है, आम का फूल भी देखा है, जामुन का नहीं देखा, ठीक है मित्रों, लेकिन जामुन में भी फूल होता है। अमरूद का भी फूल मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो इन सारी में फूल होते हैं, ठीक है। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो पौधे का जो भाग है उसका नाम है पुष्प, ठीक है। पौधे में पुष्प है जो कि अपना भोजन बनाता है और इस प्रक्रम को किस प्रकार से बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है। पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है? तो किस भाग में होता है? स्त्रीकेसर में अंडाशय होता है। ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें संयुक्त और अलग बाहदल होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त में तो हो जाएगा क्या, मैं आपको बताऊं, संयुक्त में तो हो जाएगा हमारा धतूरा, ठीक है मित्रों। धतूरा और टमाटर के फूल में संयुक्त होता है, ठीक है। उसके अलावा हम गुलाब का फूल ले लें
गुलाब का फूल और उसके अलावा आपने कनेर का फूल देखा होगा, तो उसका बादल क्या होता है, अलग अलग होता है। और टमाटर का फूल हो गया, और हमारे धतूरे का फूल हो गया, उसका बादल कैसा होता है, संयुक्त होता है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आज का पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है मित्रों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने और अन्य मित्रों तक पहुँचाएं। ठीक है, आपका बस सपोर्ट की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे व्यूज़ बढ़ाने में सहायता कीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है मित्रों, जय भारत।